एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके साथ एक न्यू स्टोरी और न्यू वीडियो शेयर करती रहूँ। चलिए सब्सक्रिप्शन बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए अगर अब तक नहीं करा है। और हाँ, वेलकम बैक माय स्वीट क्यूट लिटिल टीम, जो हर बार की तरह वापस आके मुझे इतना प्यारा प्यार सपोर्ट कमेंट करते हैं। तो वीडियो भी लाइक किया कीजिए। जो हर बार की तरह आज भी व्यूअर्स हमें आए हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी की थोड़ी सी हमने पुरानी बात जानने की कोशिश की। वांग जी एक कट स्लीव है, उसके बारे में हम सब ने जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वांग जी अभी भी विंग का हाथ पकड़े हुए वहीं बैठा है। जब वहीं विंग को अब धीरे धीरे होश आने लगा। जब वो हल्का सा आँख खोलता है तो महसूस करता है कि किसी ने बहुत प्यार से उसके हाथों को पकड़ा हुआ है। वहीं हल्के से जैसे ही आंखें मूव करता है तो देखता है कि वांग जी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ देख रहा है। वांग जी जिसके चेहरे पे बहुत कम इमोशंस दिखते हैं, लेकिन आज उसके चेहरे पे ये इमोशंस साफ दिख रहे हैं। विंग के लिए वो केयर साफ दिख रही है, जिसे देख के विंग को दिल में बहुत खुशी होती है और वो थोड़ा सा अपना सर पकड़ के बैठने की कोशिश करता है। वांग जी उसे तुरंत सपोर्ट करके बैठाता है और उसके हाथ में एक पानी का कप दे देता है, जिसे विंग तुरंत उस पानी को पी के अब हल्के से अपनी कमज़ोर आवाज़ में बोलता है, मुझे चक्कर कैसे है? मैं इतना कमज़ोर तो नहीं हूँ कि थोड़ी देर घुटनों पर बैठते ही मुझे चक्कर आ जाए। ये कैसे हो? अपनी कमज़ोर आवाज़ से ही विंग वांग जी से पूछता है। वहीं वांग जी अपने स्ट्रेट फेस से बोलता है, किसी ने तुम्हें गलत मेडिसिन दी थी जिसके कारण तुम्हें ऐसा हो गया। क्या मेडिसिन? पर मैंने तो आज पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया सिवाय उस पानी के, और एकदम से मुझे मेडिसिन दी गई और मुझे पता क्यों नहीं चला? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा तो हर खाने को जंचा और मैं अच्छे से चेक करते थे कि उसमें कोई पॉइजन तो नहीं, बट ये मेडिसिन कैसी? विंग बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ वांग जी की तरफ देख रहा है। अब वांग जी थोड़ा सा अपना सर नीचे करते हुए हल्का सा ब्लश उसके कान बता रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी वो। क्या? बेचारे विंग के मुंह से इसके अलावा कुछ और निकल रहा है। अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है, वो बोलता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल? तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, मैं आदमी हूँ, मैं कोई फीमेल थोड़ी हूँ जो इस टाइप की मेडिसिन ले। तो मुझे ये मेडिसिन किसने दी? ये बात सिर्फ मुझे और तुम्हें पता है कि तुम एक मेल हो, वरना बाकी सारे क्लैन को यही पता है कि तुम फीमेल हो, इसलिए शायद किसी ने तुम्हें ये जानबूझ के दी। तो कौन है लांग वांग जी जो तुम्हारे क्लैन में ये नहीं चाहता कि तुम फादर बनो, इसलिए वो तुम्हारी वाइफ को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे रहा है? वेक अब अपने कंसर्न की आवाज़ से चेंज होते हुए थोड़ा सा टीजिंग आवाज़ के साथ थोड़ा सा वांग जी को टीज करते हुए बोलता है, जिसे वांग जी अब विंग की तरफ गुस्से में घूरने लगता है। जिसे विंग अब हल्का सा हंसते हुए बोलता है, कौन है तुम्हारा वो हिडन लवर, वो छुपी हुई आशिक जो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके प्यार किसी और के साथ इन्वॉल्व हो या किसी और के बच्चे का फादर बन जाए? कौन है तुम्हारी वो सीक्रेट लवर? वांग जी विंग थोड़ा सा अब सब चीज़ों को कोने में करता हुआ वांग जी को टीज करते हुए बोलता है, जिसे वांग जी शेमलेस बोल के वहाँ से उठ के जाने लगता है। जिसे विंग अब हंसता है और बोलता है, अरे जाने से पहले अब ये तो बता दो मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं, पता चले तुम्हारे उस सीक्रेट लवर ने मुझे और कुछ दे दिया हो। इससे पहले मैं भगवान के पास चला जाऊं, कम से कम मुझे अपने सीक्रेट लवर के बारे में ही बता दो। विंग थोड़ा वांग जी को टीज करते हुए बोल रहा है। वहीं वांग जी जब भी सुनता है भगवान के पास चले जाओ यानी मौत की बात हुई विंग के मुँह से, तो गुस्से में विंग को जोर जोर से घूरने लगता है। बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम्हारे साथ अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके कारण तुम्हारी सेहत या तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचे। तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में ज़रूर पता करूंगा। विंग को एकदम से शौक लगता है, कहाँ वो एकदम चिल मूड में है, वो इस चीज़ को इतने मजाक में ले रहा है, हंस रहा है। वहीं वांग जी इस चीज़ से कितना ज़्यादा इफेक्ट हो गया है। वो तो वांग जी का दुश्मन है ना, एक ऐसा दुश्मन जिसे एक टाइम पे वांग जी खुद मारना चाहता था, लेकिन अब वो क्यों विंग के लिए इतना कंसर्न हो रहा है? वांग जी की आंखों का एक कंसर्न, वांग जी की आंखों में विंग के लिए केयर देख के विंग के दिल को बहुत अच्छा लगता है। वहीं दिमाग बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है, चीज़ें प्रोसेस करने में उसे बेचारे को मेहनत करनी पड़ रही है, चीज़ें समझने में उसे थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए विंग अब एकदम से बोलता है, तुम इतना स्ट्रेस मत लो, मैं भी अपना खूब ध्यान रखूँगा, और हाँ मैं जिंजा और मेट से बोल दूँगा कि अगले बार वो हर चीज़ को अच्छे से चेक करे। नहीं, तुम अब यहीं इसी जगह रहोगे जिंशी में,
क्योंकि ये रॉयल कोर्ट किचन से खाना आएगा, तो इस चीज़ को अच्छे से चेक करके और टेस्ट करके भेजा जाएगा, जिससे तुम्हारे खाने में कुछ मिलाने के चांसेस बहुत कम होंगे। पर मैं जिनशी नहीं रहूँगा, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं अलग कमरे में रहूँगा, फिर से मुझे जिनशी में अपने कमरे में क्यों रखना चाहते हो तुम वांग जी? चक्कर क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सीक्रेट लवर की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं ही हूँ और मुझे पता ही ना हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे चुप चुप के प्यार करते हो और मुझसे जताना नहीं चाहते, इसलिए बहाने से मुझे अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हो? वी अब वांग जी को और थोड़ा सा टीज करते हुए बोलते हैं। वहीं वांग जी जब ये सुनता है तो उसके एकदम से कान रेड हो जाते हैं और उसे एकदम से शौक लगता है। विंग के मुँह से ये बातें सुन के वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता और शेमलेस बोल के वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी के ऐसे रिएक्शन पे विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और याद करने लगता है कि वो हमेशा ऐसे ही वांग जी को वॉर में के टाइम पे भी टीज करता था। विंग वांग जी से फाइट करते हुए भी तलवार से ज़्यादा मुंह से वांग जी को परेशान ज़्यादा करता था। वो मुंह से वांग जी को टीज करना, वांग जी को छेड़ना कभी नहीं रुकता था। पर आज वांग जी उसके इस टीजिंग से उसे शेमलेस करके रिएक्शन देख के चला गया, जिससे से विंग को भी पता नहीं मन में बहुत खुशी। वांग जी से ये रिएक्शन लेना, वांग जी के चेहरे पे ये एक्सप्रेशन देखना विंग को बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वो ही है जो ये सिर्फ कर सकता है। और सच्चाई भी ये थी, वॉर के टाइम पे भी सिर्फ विंग ही था जिससे वांग जी लड़ा करता था। इतना ही नहीं, वांग जी विंग से किसी और को लड़ने ही नहीं देता था। हमेशा विंग से लड़ा करता था। कहीं ना कहीं ये चीज़ तब सबको यही लगती थी, क्योंकि विंग बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर है और लैंड क्लैन में सबसे स्ट्रॉन्ग हंगवन जुन थे, इसलिए वो दोनों लड़ते थे। पर असलियत क्या थी कोई नहीं जानता था। शायद ये कि वांग जी बिल्कुल भी विंग को कोई और हार्म ना पहुंचा दे या कहीं विंग को कोई ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा दे, इसी कारण खुद लड़ा करता था। और वो भी इस तरीके से कि वो सिर्फ विंग के वॉर्स को वो मतलब उसके अटैक्स को रोका करता था, खुद से विंग पे कभी अटैक नहीं करता था। विंग को उसने कभी घायल नहीं किया। इतनी वॉर 10 साल तक ये वॉर चली, कम से कम 5 साल से ये दोनों इस वॉर के इन्वॉल्व हैं, क्योंकि 5 साल पहले तक शिचैन मिंग्याओ इस वॉर के पार्ट थे, लेकिन पिछले 5 साल से तो ये दोनों लड़ रहे थे। इन दोनों के उस टाइम से ही कहीं ना कहीं वांग जी और विंग को दोनों में से किसी को कभी कोई चोट ही नहीं लगी। हाँ, वो बहुत सारे वॉरियर्स को मारा करते थे, घायल करते थे बाकी वॉरियर्स को, लेकिन एक दूसरे को शायद कभी घायल ही नहीं कर पाते थे। वांग जी विंग को कभी खुद से घायल नहीं करता था और विंग वांग जी को कभी घायल कर ही नहीं पाता था, क्योंकि वांग जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर था। इन शॉर्ट, इन दोनों का एक साथ 5 साल का ये साथ है, सिर्फ विंग को इतना पता है, लेकिन ये साथ सिर्फ 5 साल का नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पुराना है। शायद इतना पुराना कि विंग को याद भी नहीं है कि वांग जी कौन है, लेकिन वांग जी को विंग बहुत अच्छे से याद है। जब वांग जी अपनी तलवार अपनी मतलब बेचैन को लेकर पहली बार उस वॉर जोन पे गया था, तो उसके ब्रदर को उसके लिए बहुत टेंशन हो गई थी, क्योंकि उसके ब्रदर के अकॉर्डिंग अभी वांग जी इस वॉर के लिए रेडी नहीं था, लेकिन वो खुद को बहुत स्ट्रांगली रेडी करके वहाँ आया था। उसके अंकल आप से परमिशन और मदर से परमिशन लेना ही वांग जी के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वांग जी सबका लाडला था, सबसे छोटा था। हाँ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, लेकिन हाँ, वो दोनों वांग जी को वॉर का पार्ट नहीं बनने देना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी सिचैन और मिंग्याओ तो वॉर का पार्ट थे ही, लेकिन वांग जी उस वॉर का पार्ट बना था। जब वो उस वॉर के अंदर गया था तो उसने पहली बार विंग को दूसरी साइड से देखा था, जो वांग जी से बहुत पहले इस वॉर का पार्ट बना हुआ था। उस दिन विंग की बॉडी पे बहुत सारे घाव थे, उसका चेहरे पे भी कुछ कट्स के निशान थे, लेकिन इन कट्स के बावजूद भी 1 मिनट में वांग जी ने विंग को पहचान लिया, क्योंकि इन नज़रों को, इन ब्यूटीफुल आमंड शेप आइज़ को वांग जी कभी नहीं भूल सकता। और उसे जैसे ही विंग देखकर अपनी कनिंग से स्माइल देता है, तो वांग जी उस स्माइल और उस लिप के नीचे उस छोटे से मोल से बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका आइन है। वो आइन जिसे वांग जी कितने सालों से अपने क्लैन में ढूंढ रहा था, पर शायद अब वांग जी को पता चल गया कि आइन उसे मिला क्यों नहीं था, क्योंकि वो उसके क्लैन में था ही नहीं, वो तो दूसरे क्लैन में चला गया। वो कैसे गया ये वांग जी नहीं जानता, लेकिन वांग जी अच्छे से जानता है आइन जब उससे आखिरी बार मिला था, पहली बार में ही वांग जी को आइन से प्यार हो गया था। छोटा सा प्यारा सा वी जब से शायद 5 साल का होगा, 5-6 साल का, तब वो लैंड क्लैन में अपनी मदर और फादर के साथ आया था, यानी चांसा सरन और वी चांसे के साथ। तब वो मैडम लैंड के बेस्ट फ्रेंड होती थी चांसा सरन, और वो दोनों
काफ़ी मिला भी करते थे। कहने के लिए स्टैंडर्ड वाइज वी चांद से लैन क्लैन के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे थे, क्योंकि वो एक छोटे से सर्वेंट थे मतलब एक तरीके से पोजीशन से वो सर्वेंट थे। वो किस क्लैन में सर्वेंट थे ये बात तो कभी मैडम वैन ने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें हमेशा चांसे पे गुस्सा ही आता था। वो हमेशा अपनी फ्रेंड को यही कहा करती थी कि क्यों उसने इतने बड़े बड़े क्लैन के लीडर्स को छोड़ के, क्योंकि वो बॉशा सरन की शिष्य थी, इतनी फेमस कल्टिवेटर थी, वो छोड़कर क्यों एक ऐसे इंसान से शादी कर ली। और यही कारण था कि धीरे धीरे चांसा सरन ने भी उनसे बात करनी कम कर दी थी। लेकिन हाँ, शुरुआत में विंग वहाँ पे आया करता था। वांग जी और की लाइफ का वो पहला दोस्त विंग ही था। वो दोनों काफ़ी खेला करते थे। लेकिन अचानक से जब वांग जी को पता चला कि कुछ टाइम में उनके दोनों अंकल और आंटी ने आना बंद कर दिया, जिसके बाद उसने आइन को बहुत साल तक नहीं देखा। कुछ साल बाद उसे पता चला कि आइन के मदर और फादर की डेथ हो गई। लोग कहते थे कि आइन भी शायद उनके साथ डेथ हो गई है, लेकिन वांग जी का दिल कहता था कि आइन जिंदा है। और एक दिन लैंडक्लेन में जब वो किसी कारण से एक तरह से कैरी टाउन अपने ब्रदर और अपने फादर के साथ गया था, तो एक छोटा सा बच्चा उससे टकराया था। उस बच्चे के कपड़े पूरी तरह से गंदे थे, उसके चेहरे पे भी बहुत बुरी तरह से धूल लगी हुई थी। विंग था वो। जब वांग जी पहली बार उससे मिला था उस दिन, वो उस गरीब से बच्चे को वांग जी ने अपने हाथ से कुछ खाने के लिए दिलाया था, जिसे विंग ने खुशी से उससे प्रॉमिस कर दिया था कि वो अपने गागा का क्या फ्रेंड बनेगा। वांग जी इतने साल बाद कोई उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, ये देख के बहुत खुश हुआ था। और उस दिन उसने विंग को ये प्रॉमिस किया था कि वो थोड़े टाइम में अपने ब्रदर और अपने फादर के साथ आके विंग को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन उस दिन के बाद वो विंग को कभी मिला ही नहीं, यानी उसे कभी दोबारा से आइन मिला ही नहीं। उस दिन रात में वांग जी सो भी नहीं पाया था। वो पूरी रात रोता रहा था, अपने गागा और अपने पापा से रिक्वेस्ट करता रहा था कि वो जल्द से जल्द आइन को वापस लेके आए। वहीं सब लोग आइन मतलब वांग जी का वो पहला दोस्त जब वो छोटा था उसी के बारे में सोच रहे हैं, और वो लोग सोच रहे थे कि वांग जी उस बच्चे के लिए जिद कर रहा है। लेकिन वांग जी जिस बच्चे से मिला था उसके बारे में मैं बता भी नहीं पाया, और वो लोग यही सोचते रहे कि वो मरे हुए विंग को याद करके रो रहा है, इसलिए उसकी मदर और फादर ने उसे चुप करवा दिया। उसके बाद वांग जी जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो खुद विंग को ढूंढा भी, लेकिन उसे यही पता चला कि ऐसा बच्चा किसी और ने लैंडक्लैन में देखा ही नहीं। शायद वो आखिरी समय था जब विंग और वांग जी मिले थे, और इतने साल बाद उसी प्यारे से बच्चे को दोबारा अपनी आंखों के सामने देख के जैसे जितनी खुशी वांग जी को दिल से हुई थी, थोड़ी देर में वो खुशी ऐसे ही बदल गई जब उसने देखा कि कैसे विंग एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर की तरह उसकी सेना को धड़ धड़ करके मार रहा है। तो उस दिन वांग जी और विंग एक दूसरे के एनिमी बनकर मिले थे। वांग जी कभी विंग से बता नहीं पाया कि वो उसी का वो पुराना दोस्त था जिसे एक बार वो बचपन में मिला था, और विंग शायद उस बात को भूल चुका था, इसलिए शायद विंग ने कभी भी वांग जी को पहचाना नहीं। वांग जी यही सोचता था, क्योंकि वांग जी ने उसे अच्छे से उस समय भी अपना नाम बताया था, पर वांग जी ये भूल गया कि उसने अपना नाम लंजान बताया था। वांग जी को लगा मैंने तो अपना नाम बता दिया, और विंग को ये अभी तक पता ही नहीं कि वांग जी ही उसका वो पुराना बचपन का दोस्त लांजान है, जिसे विंग भी याद करता है। विंग को अपनी पुरानी यादों में अपनी मदर की वो स्माइल याद है, अपने फादर के साथ उनकी की राइट याद है, यहाँ तक कि लांजान भी याद है। लांजान उस भूख या प्यास में जब उसे मिला था, जब बड़े प्यार से उसने विंग को अपने हाथ के सारे खाने के सामान दे दिए थे, और बहुत प्यार से विंग के उस डर्टी फेस को अपने स्लीव से क्लीन किया था। वो लांजान विंग को अच्छे से याद है। वही लांजान वांग जी है। विंग को अभी तक नहीं पता, अगर पता होता तो शायद वो भी वांग जी के आगे ये एक्सेप्ट कर लेता कि उसे याद है कि वो उसका बचपन का दोस्त है, वरना ये सब ना होता। वांग जी और विंग 5 साल से एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। इस बीच में वांग जी और विंग की एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई। वो दोस्ती जिसके लंजा याद रखता था, वो दोस्ती कब प्यार में कन्वर्ट हो गई वांग जी को महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो समझ गया। दुश्मन होने के बावजूद भी वो विंग की तरफ अपने इस प्यार को नहीं रोक पाया। विंग के लिए उठने वाले उसकी दिल की इस फीलिंग को नहीं रोक पाया, तो अब वो क्या ही विंग से दूर हो पाएगा। पर अभी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है,
वांगजी के दिमाग में सिर्फ इतना ही चल रहा है कि उसे हर हालत में उस कल्प्रेट को पकड़ना है, क्योंकि अब उस कल्प्रेट का धीरे धीरे उसके सब करीबों पे हमला करना वांगजी को इरिटेट कर रहा है। इसी कारण वो तुरंत अब चंचा और सोंगलैन के पास जाता है, जो वो दोनों बताते हैं कि वो गार्ड या वो एक तरह से पर्सन जिसने चंचा को बोला था कि वांगजी ने उसे बुलाया, वो कहीं भी महल के गार्ड्स में से एक नहीं था। जिससे और ज़्यादा वांगजी को डाउट होता है, एक पर्सन लांग क्लैन के गार्ड के कपड़े पहन के इस तरीके से लैंड क्लैन के महल में घूम के चला गया और किसी को पता भी नहीं वो पर्सन कहाँ है। ये तो एक बहुत बड़ी चूक है, एक इतनी बड़ी चूक जो कल उनके लिए और बड़ी मुसीबत बन सकती है। पर कोई ये नहीं जानता कि वो एक आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी। जिस तरीके से विंग अपने आप को डिस्गाइज करके एक लेडी बनकर यहाँ पे यानली बनकर रह रहा है, उसी तरह से वो गार्ड के कपड़े पहन के आने वाली कोई और नहीं बल्कि लैंशी की एक मेड थी। कहीं ना कहीं ये बात अभी इन लोगों को नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी शायद ये राज भी खुल जाएगा। अभी तो विंग होश में आ गया है। ये जानने के बाद जंचा बहुत खुश होकर अपने भाई से मिलने जाता है। वहीं उसका भाई जैसे वांगजी को टीस कर रहा था, अब जंचा को भी टीस करने लगता है कि उसके बिना जंचा 2 मिनट भी नहीं रह सकता। उसके बेहोश होने की खबर से जंचा की क्या हालत होगी विंग देख सकता है। इस तरीके से वो अपने भाई को टीस करे। वहीं उसका भाई एज यूजुअल खुश है कि उसका भाई ठीक है और अब उसे टीस कर रहा है। विंग की बेहोशी की खबर मैडम लैन तक भी पहुँचती है, मजबूरी में से, क्योंकि विंग एक क्वीन है। मैडम लैन वेंजिंग से थोड़ा अलग होके उससे मिलने आती है। वहीं विंग बहुत आराम से उनसे मिलता है। अधिकतर विंग मैडम लैन के आगे एक तरीके से मुंह पे वो वेल टाइप या ये कह दीजिए कपड़ा नहीं बांधता है। जैसे मैडम लैन विंग को बहुत गौर से देख रही हैं और कुछ याद करने की कोशिश कर रही हैं। आज से पहले उन्हें विंग को देखकर ये रियलाइज़ नहीं हुआ था, क्योंकि विंग बहुत सारे मेकअप लगा के उनसे मिलता था, लेकिन अभी वो बीमार था तो उसके चेहरे से थोड़ा मेकअप भी साफ़ हुआ है। हाँ, वो अभी भी यानली के कपड़ों में है, अभी भी उसने लड़कियों वाला हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, अभी भी उसके माथे पे हैवी सी हेयर पिन्स और ज्वेलरी है, लेकिन हाँ उसका फेस, उस पर मेकअप बहुत कम है। विंग के नैन नक्श बहुत अट्रैक्टिव है, वो फेयर है और देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन है तो वो मेल। उसका फेस काफ़ी हद तक अब मेल वाली तरह लग रहा है, जिससे मैडम लैन थोड़ा शौक है। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चेहरा है, नो डाउट, लेकिन हाँ ये चेहरा क्यों जान पहचान जैसा लग रहा है, क्यों विंग उन्हें किसी की पर्सन की याद दिला रहा है। मैडम लैन आज थोड़ा सोच में बैठी हुई है। अचानक से जब उन्हें सोच के बाहर विंग की आवाज़ आती है, मुझे बहुत खुश हुई मदर क्वीन कि आप मुझसे नाराज़ होने के बावजूद मुझसे मिलने आई। मैं अपनी गलती के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आज सुबह मैंने आपकी बात काटी, इसलिए मैं दिल से उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। विंग बहुत प्यार से मैडम लैन से माफ़ी मांगता है, जिससे मैडम लैन जो अपनी सोच में गुम थी वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस इतना ही बोलती है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागती। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि क्वीन बीमार है तो मुझसे मिलने आना, क्योंकि मैं मदर क्वीन हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करूँगी कि तुम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागो। कल से तुम्हें हरम को संभालना है, इसलिए तुम कल मॉर्निंग से हरम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वहाँ पहुँच जाना। और ये बोलने के बाद मदर क्वीन वहाँ रुकती नहीं बल्कि चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें आज विंग को देख के अपनी पुरानी दोस्त की याद आ गई। आज विंग के चेहरे में उन्हें काफ़ी हद तक चांसा सरन का चेहरा दिखा। कहीं वो कुछ गलत सोच रही हैं या आज ऐसा क्यों हुआ वो समझ नहीं पाई, इसलिए वो दौड़ के अपने रूम में जाती हैं और जल्दी से अपनी कुछ पुरानी पेंटिंग्स को देखने लगती हैं। ये पेंटिंग्स एक तरीके से याद कैद करने का कुछ तरीका है, क्योंकि लोग तो चले जाते हैं, उनकी सिर्फ यादें रह जाती हैं, और उनमें से एक याद उनके पास उनकी बेस्ट फ्रेंड की है। ये पेंटिंग जिसमें वो और उनकी बेस्ट फ्रेंड है, और ये उन दोनों के यूथ टाइम की पेंटिंग है, यानी जब वो अपने 16 या 18 एज के होंगे, उस समय जब चांसा सरन यंग थी तो काफ़ी हद तक विंग जैसे ही उनके नैन नक्श लगते थे। हाँ, फीचर्स थोड़े अलग हैं, लेकिन बहुत हद तक विंग से सिमिलर हैं। आँखें तो बिल्कुल चांसा सरन जैसी है। कहीं ना कहीं आज मैडम लैन जब उस पेंटिंग देखती हैं तो अचानक से उनके हाथ से वो पेंटिंग नीचे गिर जाती है और वो पूरी तरह से शॉक होके फ्लोर पे बैठ जाती हैं और बहुत ज़्यादा घबराने लगती हैं। यानली चांसा सरन जैसी क्यों दिखती है? क्या यानली चांसा सरन की बेटी है? इसका मतलब वो बातें जो उस कुछ समय बाद उन्होंने सुनी थी वो सच थी।
क्या सचमुच में चांससरन और जैन फहमिया का कोई रिश्ता था? अब तक तो मैडम लैन उस बात को भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि वो अपनी दोस्त को बहुत अच्छे से जानती थी कि उनकी दोस्त कोई कैरेक्टरलेस पर्सन नहीं है। लेकिन आज चांससरन का चेहरा और यानी का चेहरा एक जैसा होना कहीं ना कहीं चांससरन को बहुत ज़्यादा शॉक कर देता है। वो अपनी दोस्त के कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल गलत नहीं सोचना चाहती, लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों यानली और चांससरन का चेहरा सिमिलर है? यानली तो जैन फहमिया और मैडम यू की बेटी है ना, तो फिर वो बिल्कुल चांससरन जैसी क्यों दिख रही है? बिल्कुल जैसे चांससरन अपनी जवानी में दिखती थी, अपनी यूथ में दिखती थी, बिल्कुल वही चेहरा। क्यों? बेचारी मैडम ने अपनी ही कन्फ्यूजन में है और वो जल्दी से उस सारे स्टॉल्स को वापस रख देती हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से उनके दिमाग में एक गलत बात आई कहीं और किसी और के दिमाग में ना आ जाए, यही सोच के वो वापस रख देती है। क्योंकि वो यानली को ऐसा नहीं है कि ये रियलाइज़ करवाना चाहती हैं कि तुम एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से पैदा हुई हो, नहीं। और ना ही वो अपनी दोस्त के बारे में कोई गलत क्वेश्चन किसी के दिमाग में लाना चाहती है। वो बुरी ज़रूर है, यानली से गुस्सा ज़रूर है, यानली पे नाराज़ ज़रूर है, लेकिन इतनी गिरी भी नहीं कि अपने शक की वजह से यानली के दिमाग में या किसी और के दिमाग में यानली को लेकर कोई गलत बात आए। इसलिए वो जल्दी से उस पेपर्स को रख देती हैं और अब खुद कुछ सोच में बैठ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग के ऊपर कल से हरम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, ये सोच के विंग अब सर पकड़ के बैठा हुआ है और इधर मतलब सर पकड़ के बैठा हुआ है और उसके सामने इधर उधर चक्कर काटती हुई उसकी दोनों मेट सन और मून है। सन थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, यंग मास्टर अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, आप कैसे हरम की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे? आपको पता है हरम की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सारी कॉन्क्यूपेंस का ध्यान रखना, उनसे मिलना, उन्हें स्किल देना। आपको तो खुद कोई स्किल नहीं आती, आप क्या उन्हें स्किल देंगे? तलवार चलाना सिखाएंगे, वॉर करना सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे आप उन्हें? आपको पता है वेंची उन लोगों को कितने अच्छे से सब कुछ सिखाती थी, और आप क्या करेंगे? तो मेरे को टीचर थोड़ी बनना है, मुझे तो बस चीज़ें संभालनी है ना। हाँ, पर चीज़ें संभालने के लिए चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब बेचारी मून थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते बोलते, लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं आता। क्या आपको कढ़ाई करनी आती है? क्या आपको पेंटिंग करनी आती है? क्या आपको टी बनानी आती है? आपको कुकिंग आती है? क्या आता है आपको? आपको तो अच्छे से ड्रेसअप होना नहीं आता। आपको पता है हरम में सारी कॉन्क्यूपेन मिलके एक दूसरे को तैयार करती हैं, मेकअप करती हैं, हेयर स्टाइल बनाती हैं। आपको आता है कुछ? आपको कुछ नहीं आता। आपको सिर्फ तलवार चलानी आती है, और वो सिखाएंगे आप उन्हें तो एक मिनट में आपका सच सामने आ जाएगा। आप हमारा और हम लोगों को भी सजा देंगे। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? दोनों सन और मून एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे जोर जोर से बोलने लगती है, जिससे विंग इरिटेटेड को बस करो, ये चीखना चिल्लाना शांत करो। हाँ, सोचने दो क्या हो गया अगर मुझे ये सब नहीं आता? पर मैं नाटक तो करना जानता हूँ ना, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। तुम लोगों को पता है मैंने इतनी अच्छी तरह से नाटक कर करके यंचा और सीजे को बुद्धू बनाया। कितनी बार तो सीजे मेरी एक्टिंग के कारण रोने भी लगती थी। जब मैं अपनी सीजे को बुद्धू बना सकता हूँ तो मैं सारी दुनिया को बुद्धू बना सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, आपको नहीं पता, पर राजकुमारी यानली आपको बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो आपके झूठ को भी सच मान लेती थी। लेकिन बाकी दुनिया ऐसी नहीं है, वो आपके झूठ को तुरंत पकड़ लेगी। आप बिल्कुल भी अच्छे एक्टर नहीं है। किसी ने बोला आप अच्छे एक्टर हैं? अब दोबारा से सर उन पर गुस्सा करने लगते हैं। गुस्से में दोनों को देखते, तुम दोनों मेरी मेड हो या मेरे मदर हो? मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? भूलो मत, मैं क्वीन हूँ, मैं इस पूरे लैंड का क्वीन हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को अभी गायब कर सकता हूँ। हाँ, आप लैंड की क्वीन हो और हमारे साथ आप भी गायब हो जाओगे जब आप सबके सामने ये सर इस तरीके से बिहेव करोगे। देखो आपको कैसे आदमियों की तरह खड़े हो, कैसे आदमियों की तरह हम पैरों पर जंप लगा के आ गए। औरतें कोई ऐसे कूद के बात करती है? बिल्कुल नहीं, आराम से, सलीके से, शांति से बात करती हैं, आपकी तरह नहीं। आप तो एक मिनट में सच सबके सामने आ जाएगा और हम सब को सजा मिलेगी। मैं मरना नहीं चाहती सर, ये बोल के बेचारी मून अपने दोस्त को गले लगा के रोने लगती है। वहीं इन दोनों की नौटंकी से इतना परेशान हो गया कि वो एकदम से तुम दोनों चुप हो जाओ करके बोल के अपना सर पकड़ के नीचे बैठ गया और सोच रहे हैं कि वो क्या करेगा। ये बात भी सच है, उसे कहाँ से उसकी सीजे की तरह काम करना था। उसकी सीजे कितनी नाजुक सी, कितनी सलीके वाली, कितने आराम से बात करने वाली, हमेशा मुस्कुराने वाली, आराम से चलने वाली, और कहाँ वो जिसको बोलने की तमीज़ नहीं, चलने की तमीज़ नहीं। अरे वो आदमी है यार, वो कैसे करेगा ये नाजुक काम वाले काम? बेचारा भी ये सोच के सर पकड़ के बैठा हुआ है।
तभी एकदम से डोर खुलता है, जिससे विंग एकदम से सीधा खड़ा हो जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि वेंचिंग है। वेंचिंग को यहाँ देखे विंग थोड़ा घबरा सा जाता है, क्योंकि विंग को भी श्योर नहीं पता कि वेंचिंग को उसका सच पता है या नहीं। और इस समय वो एक मेल वाली तरह बिना ब्रेस्ट के सारी ज्वेलरी हटा के हल्के से हानफू में खड़ा हुआ है, जिसे देख के अब विंग थोड़ा घबरा के सन और मुन के पीछे छुपने की कोशिश करता है। वहीं सन और मुन भी उसके बिल्कुल सामने गार्ड की तरह आके खड़ी हो जाती है, जिसे देख के वेंचिंग हंस पड़ती है और बोलती है, मुझसे छुपने की ज़रूरत नहीं है विभूषण, तुम्हारे बारे में मैं सब जानती हूँ। जिससे अभी एकदम से मुंह बाहर निकाल के शॉकिंगली वेंचिंग की तरफ देखता है। वहीं वेंचिंग स्माइल करते बोलते हैं, हाँ मुझे वांग जी ने पहले दिन ही सब कुछ बता दिया था। वांग जी मुझसे चीज़ें नहीं छुपाता, इसलिए मुझे पता है कि लांग वांग जी की शादी मियानली नहीं बल्कि उसके छोटे भाई वीवुशान से हुई है। इस चीज़ से वांग अपना सर थोड़ा सा एम्बेरसमेंट में अपने बाल हिलाते बोलता, ओह सॉरी मुझे पता नहीं था। काफ़ी परेशान लग रहे हो तुम तीनों, क्या हुआ? अब तुम्हें सच तो पता है ना, तो सच तुमसे क्या झूठ बोलना। कल से मुझे हरम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और मुझे कोई आइडिया नहीं है ये क्या करना होगा। इस बात पे अब वेंचिंग स्माइल करते हुए विंग के पास आती है और बोलती है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। जिसे विंग अब शॉकिंगली वेंचिंग की तरफ देखता है और सन और मुन भी वेंचिंग की साइड देख रहे हैं। अब यानली वेंचिंग हंसते हुए बोलती है, सच्चाई तो ये है कि जो भी क्वीन का काम है अधिकतर वो खुद आगे बढ़ के लैंशी कर लेती है। हरम की 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब काम करने की उसने जैसे कसम खा रखी है। वो किसी को कुछ करने ही नहीं देती है, वो हर जगह क्रेडिट लेने के लिए सारे काम खुद ही करती है। तो एक तरीके से वो तुम्हारे को भी कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने नहीं देगी, वरना उसे लोगों के सामने ये शो ऑफ करने का मौका कैसे मिलेगा कि सारे हरम को उसी ने तो संभाल रखा है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वही तो है। जिस चीज़ से अब विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलता है, इसका मतलब सारा काम वो करेगी? हाँ, वो पहले से ही ऐसा करती आ रही है और आगे भी वो ही करेगी। उसे सबके सामने अपने आप को अब सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल शो करने की एक अजीब सी आदत है और आज भी वो ऐसा ही करेगी। तुम चिंता मत करो, कल वो तुम्हें कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला काम करने ही नहीं देगी, क्योंकि उसे लगेगा कि उसकी वो पावर तुम्हारे पास चली जाएगी और वो ऐसा होने नहीं देगी। मैं तुम्हें यही बताने के लिए आई थी कि तुम कल की कोई टेंशन मत लेना और आराम से सो, क्योंकि ये कोई बड़ा काम नहीं है। तुम्हें जैसे पहले दिन तुम हरम में आए थे वैसे ही बस यानी की तरह तैयार होके वहाँ क्वीन बन के अपने दोनों मेट्स के साथ जाना है और बस उन लोगों से एक दो बातें करनी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो तुमसे आके शेयर करे, बस इतना ही बोलना है। लैंशी तुम्हें कोई काम करने भी नहीं देगी। जिस बात पे विंग बहुत खुश होता है और बोलता है, ये लैंशी तो बहुत अच्छी है, कम से कम इसकी वजह से मुझे कोई टेंशन तो नहीं है। चलो ये बहुत अच्छी खबर दिया आपने मुझे, थैंक यू सो मच वेंचिंग, आपकी वजह से मेरी आज ये टेंशन खत्म हो गई और अब मुझे रात में अच्छी नींद आएगी। क्यों तो मुझे बोलना चाहिए विभूषण आपको, क्योंकि आप हमारी मदद करें। हमारे क्लैन में उस कल्प्रेट को ढूंढने के लिए आप इस तरीके से मेल होकर फीमेल की तरह रह रहे हैं, फीमेल की तरह अपने आप को कैरी कर रहे हैं। इस सब के लिए थैंक यू सो मच। जिस चीज़ पे विंग अब स्माइल करता है वेंचिंग की तरफ देखता है और बोलता है, अब आप ज़्यादा थैंक यू मत बोलिए और अपना ध्यान रखें। आप भूले तो नहीं है कि आपके पास एक छोटी सी बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मेरे ऊपर और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होके आप सिर्फ इसका ध्यान दीजिए। मैं जानता हूँ जब आपको ये खबर मिली थी तो आपकी आंखों में उन आंसुओं के कारण मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता ये किसने किया है, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके उस कल्प्रेट को पकड़वाने में जो मेरी तरफ से आपको मदद चाहिए होगी वो सब करूँगा, ताकि आप लोग सही समय पर उसे पकड़ के उस पॉइज़न का एंटीडोज ढूंढ सकें। थैंक यू ईशान, इतनी सारी हेल्प के लिए। और हाँ, अब मैं यहाँ से जाती हूँ, तुम लोग भी अच्छे से सब काम को संभाल लेना। कोई मुसीबत हो तो तुम अपनी मेट्स को मेरे पास मेरे महल में भेज सकते हो, मैं तुम लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। और ये बोलने के बाद वेंचिंग स्माइल करके उन सबको गुड बाय करके वहाँ से चली जाती है। विंग इस लेडी को यहाँ से जाते हुए देखकर मन में बहुत खुश होता है कि उसे एक अच्छा दोस्त, उसकी सीजे जैसी एक लेडी मिली जिससे वो अपनी बात शेयर कर सकता है। वहीं थोड़ा दुखी भी होता है, क्योंकि अगर वांग जी से उसकी सीजे की शादी नहीं होती तो इस लेडी के हस्बैंड से होती। जो लेडी अपने हस्बैंड को इतना प्यार करती, यानी लाइन शिचैन को इतना प्यार करती है, वो उसकी सीजे की एक तरीके से सौतन बन जाती। क्या होता उसका सीजे की हालत और इस बेचारी के साथ भी, क्योंकि ये कितना प्यार करती है अपने हस्बैंड को। वो ये बातें सोच रहा है यहाँ लोग कितने ज़्यादा मतलबी हैं। हर कोई अपने मतलब अपने क्लाइंट के स्वार्थ के लिए सोच रहा है,
पर इन लोगों को कठपुतली बना रखा है, जैसे वो भी एक कठपुतली बन के यहाँ खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं विंग सबकी परिस्थितियों को समझ के, अब लैंकलैंड के बारे में जान के थोड़ा सा परेशान होता है वेंचिंग के लिए, शिचेन के लिए, और जानना चाहता है कि जल्द से जल्द असली कल्प्रेट कौन है। और आज का पार्ट यही रुकता है। जाना तो आप और मैं भी चाहते हैं कि असली कल्प्रेट है कौन। वैसे तो आप और मैं समझ भी चुके हैं कौन है, लेकिन इसके बावजूद कब उसका सच सबके सामने आएगा, ये हम भी तो इंतजार कर रहे हैं। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, कल देखते हैं विंग क्या करेगा हरम में, और हरम की कॉन्क्यूपाइंस और विंग मिलके क्या नई नौटंकी करेंगे, वो उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा हो। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।